तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सिर्फ रिटायर्ड पर्सन जो हैं वो गांव में हैं, उनके पास जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो भी गांव में हैं। सर, आप रिटायर्ड कहाँ से हुए अभी? मध्य विद्यालय बहेड़ी से। बहेड़ी से। जब आपने रिटायरमेंट लिया होगा तो बड़ा सुकून मिला होगा। हाँ, बहुत सुकून मिला। कितने साल हो गए आपको रिटायरमेंट? 13 साल हो गए। 13वां साल। 13वां साल। बच्चे सब घर पे ही हैं कहीं बाहर? बच्चा एक घर पर है, ये बाहर। तो बाहर क्या करता है? वो आपके जैसे ही वो अपना LIC का काम करता है, दुनिया पर करता है, हाँ, दिल्ली मतलब इधर ही रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं? न हम तो बाहर रह रहे हैं। हमारे छोटे लड़के का जो एक लड़का है, हाँ। उसको लेकर के हम समस्तीपुर में रख के पढ़ाने के लिए उसको लेके रह रहे हैं। तो पढ़ाने के लिए वहाँ रह रहे हैं? आप कारण शिक्षक रहे? हम शिक्षक रहे हैं तो हमारा अनुभव भी बेजोड़ रहा है। क्योंकि जो आपको जब बिहार शिक्षा परियोजना शुरू हुआ जी। तो कुछ दिन के बाद सो क्या नाम है, शिक्षक से हमारा सो ट्रेनर में सो वहाँ पोस्टिंग हो गया। अच्छा। इसके बाद हमको CRCC सब दिया गया, तो हमारे सामने में शिक्षकों की बहाली भी हुई और सरकार ने बहाली की। और शिक्षक कितने योग्य आए वो भी मैं बड़े अच्छे से बहुत करीब से देख रहे हैं? बहुत करीब से मैंने उसको देखा। जी। महीने में एक दिन, तो मान लीजिए हम लोगों को एक ड्यूटी था कि महीना में एक दिन 21 तारीख था, इंस्पेक्शन तो पर डे था। एक दिन था कि हमको था कि जो शिक्षक को समझाना था कि हाउ टू टीच, तुमको कैसे पढ़ाना। यदि किसी विषय को लेकर के, थॉट को लेकर के, यदि मैं किसी टीचर से, उसमें भी नए शिक्षक से, यदि मैं कह देता कि सुशील जी आप खड़े हो जाइए, तो पसीना पसीना वो हो जाता। मैंने तो ऐसा भी मेरा अनुभव है कि उसको एक एप्लीकेशन ठीक से बहुत सारे नहीं लिख पाते। तो इस नीतीश बाबू जो है इंजीनियर साहब, जब से आए इतना रद्दी सो क्या नाम है शिक्षा नीति को इन्होंने लागू किया, इतना रद्दी शिक्षक आया कि वहाँ तो पढ़ाई उसको आता ही नहीं है तो पढ़ाएगा। इससे पहले शिक्षा मित्र की बात कर रही हैं? शिक्षा मित्र देखिए, लालू जी BPSC को लाए थे। हाँ, BPSC यदि उन पर हम जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि ये केवल यादव को ही देखने वाले हैं, ब्राह्मण को ख्याल थे, लेकिन एक चीज में वो सही थे कि उन्होंने BPSC से शिक्षकों को लाया। दूसरी बात, उन्होंने यदि शिक्षा मित्र की बहाली भी की तो उसमें उन्होंने एक कंडीशन लगाया जो भाई 11 महीना ये रहेगा। 11 महीने के बाद यदि मुखिया, स्कूल का प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक कहते हैं कि इसमें योग्यता है तो ये रहेगा, नहीं तो उसको हटा देंगे। नीतीश बाबू आए तो इनको तो था जो हमारा जात का साला कितना टीचर इसमें घुसिया जाए, शिक्षा जाए कहीं बाढ़ में जाए। हमारे इलाके में तो समझिए जो 80% तो टीचर की बहाली जो हुई है उन्हीं की जाति की। तो वो देख रहे थे अपना जाति पॉलिटिक्स। ये आपको नीतीश कुमार लालू यादव से ज्यादा जातिवादी है, बहुत ज्यादा जातिवादी। और शिक्षा को इतना इन्होंने बर्बाद कर दिया कि इसको सुधरने में 50 साल लगेंगे। अब तो सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही है। के पाठक शुरुआत वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें चंद्रशेखर जी उनके छाती पर बैठे हुए मंत्री बैठे हुए हैं, तो क्या गति होगा तो भगवान ही जानते। अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें भी घोटाले की बात आ गई है। हाँ, सुनते हैं तो उसमें तो हम लोगों को उसका जायजा प्रशासनिक तो है नहीं। अब आपसे सवाल ये है कि अब गांव को बिखरता हुआ देख रहे हैं या संवरता हुआ देख रहे हैं? बिल्डिंग तो अच्छी बन रही है, बिल्डिंग अच्छी बन रही है, और जो हर परिस्थिति में लोग अपने बच्चे को बाहर अपना ले जा करके जैसे तैसे पढ़ा रहा। अब जैसे लीजिए हम 73 वर्ष के हैं, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा बेटा यदि गड़बड़ा गया तो हम उस बच्चे की ओर देख रहे हैं कि उसको कैसे हम सुधार लें। तो हम भाड़ा पर डेरा ले करके उसको, हम और मेरी पत्नी देखिएगा तो ऐसे, और वो भोजन बनाती है और फिर हम सो क्या नाम है दोनों बाबा और पोता खाते हैं, उस बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं क्योंकि वो पढ़े। हमको जो कष्ट हो वो पढ़े। यही बाबू सुशील बाबू हैं, एक भी बच्चा इनका यहाँ नहीं पढ़ा, दोनों पोता रांची में।
एगो पोता पोती जो है सो समस्तीपुर में डेरा दे करके वो लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरत इनको नहीं है, इनको सेवा की सेवा जरूरत की जरूरत अभी तो बुजुर्ग है और इनसे भी ज्यादा स्थिति जाए खराब स्थिति इनके पत्नी की है। ऐसे से चलेगी तो ऐसे से डोलती है, अवस्था है। हमसे 7 वर्ष ये बड़े हैं, 80 के। अब समझिए इस अवस्था में बच्चे अपने पोता पोती के कारण इनको अपने बेटा और पुतों को अलग रखना पड़ता है और ये यहाँ रह रहे हैं, क्या करेंगे? यदि बच्चा यहाँ रहेगा तो वो कहीं चोरी करेगा, कहीं गलत काम सब करेगा। विद्यालय में तो वही आपको बता चुके हैं कि जो तो खिचड़ी पाठशाला है। आप खुद रहे हैं शिक्षा, अगले साल रहे शिक्षा, उस वक्त भी यही सब चीजें थी कि अब नहीं, इससे थोड़ा बेहतर स्थिति था, क्योंकि जो हम लोगों के समय के जो शिक्षक थे उनकी संख्या थी। अच्छा। लेकिन वो धीरे धीरे जाते जाते तो ये समझिए 87-88 में अंतिम बैच की बहाली हुई थी। अच्छा। और वो लगभग 2012 जाते जाते में करीब करीब वो लोग खत्म हो गया, एक आध बचा वो लोग खत्म। तो उन लोगों में था कि शिक्षा हमें छात्रों को देने के लिए कुछ था, और आज इनके पास कुछ है ही नहीं तो ये देंगे क्या? तीसरा में मैंने पढ़ाया था, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 ऐसे करके 50। IAC में हम पढ़े थे, न्यूनम थे, वो था तीसरा में। साला इसको लिखने भी नहीं आता है, क्या पढ़ाएगा उस बच्चे को? मैं तो अपना अनुभव कर रहा हूँ। यदि किसी को मैं बोल देता था उस हाउस में कि भैया आ जाओ, तुम इसको किस वर्ग में पढ़ाते हो? 7 में। क्या पढ़ाते हो? हिंदी। आ जाओ। तो हमको देखना था कि भाई पढ़ाता है कैसा, इसमें हम सुधार क्या कर सकते हैं। और उसको बोर्ड पर ला देते थे, 1 लाइन से 2 लाइन उसके जाए, जो उस टॉपिक पर बोल नहीं पाता। क्लास में बैठता था किताब ऐसे लेकर। साहब आप मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हो, किताब को आगे रख करके राम जाता है श्याम जाता है, क्या जी? हाँ जी, राम जाता है श्याम जाता है, घोड़ा खाता है घोड़ी दौड़ती। ऐसे करके यदि वो टीचर पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? मतलब पूरी साजिश रही है क्या? पूरी साजिश एकदम बहुत बड़ी साजिश है। हाँ। बहुत बड़ी साजिश है। जो लोग इलिटरेट हैं, जो जातिवाद के नाम पर में तो नीतीश जी को, लालू जी को, या किसी को भी वोट देते हैं उसको। सो क्या नाम है, हमको बड़ा अच्छा लगा जो ये वो कौन सा प्रशांत किशोर, हाँ। उन्होंने एक जगह भाषण दिया, मैंने मोबाइल पर देखा। आज आपको अपने रोजी और रोटी, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, इसका आपको ख्याल नहीं है, लेकिन जाति का बहुत ख्याल। वह जाति तो प्रशांत किशोर के बारे में बिल्कुल आपने छेड़ दिया, और मैं भूल रहा था कि प्रशांत किशोर की चर्चा हम इसलिए कर लेते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं कि बहुत बड़े रणनीतिकार के तौर पे देश के कई प्रदेशों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जो गुजरात के CM थे, प्रधानमंत्री जो बने, उनके टीम में ही ये हुआ करते थे। उसके बाद राहुल गांधी ने भी इस्तेमाल किया, उसके बाद सब ने इस्तेमाल किया, जितनी बड़ी पार्टियां हैं। इवन नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री इस बार जब बने थे, उससे पहले उनकी टीम में सलाहकार के तौर पे पार्टी में भी शामिल हो गए थे। प्रशांत किशोर की इसलिए हम चर्चा करेंगे, हमने बिहार में जहाँ जहाँ हम गए हैं, कुछ लोगों से ही हमारे बात की, उन्होंने प्रशांत किशोर की चर्चा जरूर की। ये वही बिहार है जिसने विश्व को सबसे पहले जनपद की व्यवस्था दी थी। वैशाली जनपद जो है सबसे पहले छवि जिसकी हम चर्चा करते हैं। लोकतंत्र की हम चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र की भी शुरुआत है। चाणक्य आप जानते ही हैं, मिथिलांचली हिस्सा है जहाँ शक्ति के उपासक सबसे अधिक रहते हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार की अगर चर्चा होती है किसी प्रदेश में या किसी भी कंट्री में, अपने दिल्ली में बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा यहीं के लोग नज़र आएंगे। प्रशांत किशोर की हम इस चर्चा इसलिए कर लेते हैं, प्रशांत किशोर अभी किसी न किसी फोकस के साथ कहीं कहीं किसी गांव में आपको नजर आएंगे। तो प्रशांत किशोर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा? नहीं, वो जनता को कह रहा था। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे जो आपको, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है और उसको रोटी नहीं है, उसको शिक्षा नहीं है, इसकी आपको चिंता नहीं। आपको चिंता है जात की, जो हमारी जाति जो वो सत्ता में कैसे आएगा, वो जो को भी बड़ी अच्छी बात है। तो आज आप देखने लीजिए, शिक्षा की बात नहीं हो रही। ये राहुल जी जो हैं, पप्पू जी ये भी सो क्या नाम है, तो कह रहे हैं कि जो जाति, ये भी जाति से पर वो जात पर आ गए। OBC को ऐसे तो फला को ऐसे, सलमान को इतना, फला को इतना। मैंने आपको मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल ब्रेन का तो अब कोई मतलब ही नहीं, कोई जरूरत नहीं रह गया है।
आप कोई इंटेलेक्चुअल ब्रेन का है वो सो क्या नाम है सो गोबर का गोबर का, हाँ। और जो एकदम चौपट नंदन है वो IAS बन करके बैठा हुआ है, वो हम पर शासन कर रहा है। क्या इस देश की तो बात ही नहीं कोई कर रहा है। कोई बात ही नहीं, अपनी बात कर, सत्ता की अब बात। केवल अपनी बात कर रहा है, हम इस कुर्सी पर जाए कैसे, केवल इतनी ही बात कर रहा है। अच्छा, बड़ा बताइए। दुर्भाग्य। हाँ, आपके पास आएंगे। प्रशांत किशोर की अभी चर्चा हो रही थी, यहाँ इस गांव में भी आए थे क्या वो? क्या बार आ चुके हैं? अच्छा, क्या बार आ चुके? हाँ, 2-3 बार आ चुके हैं। तो आपको लगता है कि विकल्प है कि अभी लालू नीतीश का कोई विकल्प नहीं है? यहाँ अभी लालू नीतीश के अलावा दूसरा कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं, जनसंख्या नहीं है, इसीलिए क्या गिनती जातिवाद जातिवाद जाति। जातिवाद करके सिर्फ वोट लेना जानता है। नहीं देखते हैं एगो वार्ड में नल दिया है, 2 वार्ड में नल ले गए, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, वार्ड में नल ही नहीं? जी नहीं, इस साल पानी के लिए 2-3 महीना पहले पानी नहीं मिलता था लोगों को पीने के लिए। यहाँ से समस्तीपुर तक हम लोग गए। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। नल जल योजना जो है वो हर घर जल। हम लोग DO साहब के पास तक गए थे, PhD के पास गए थे, लेकिन कहा नहीं अभी हम लोगों के पास फंडे नहीं है, जब आपको नल देंगे या जल देंगे। तो बिना नल जल के हमें जल जो है वो पानी जमीन कहे थे पानी भेजेंगे, वो भी नहीं भेज सके। 30 साल में कितना बदलाव आप अपने आप को देख रहे हैं? क्योंकि आपकी उम्र लगभग 50-60 साल के आसपास है। कितने बदलाव आप देख रहे हैं? क्या विकास हुआ यहाँ? यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ पढ़ाई जब चौपट हो गया तो विकास क्या होगा? विकास इंडस्ट्री तो है नहीं, कहीं नहीं है ना? पहले चीनी मिल वगैरह सब, चीनी मिल, पेपर मिल, सब बंद अरे कर भाई दिए आप गए। विकास की मिस्टर लोग बात ही मत कीजिए, केवल हरास हुआ है। यही सब पेपर मिल बगले में, लोहट चीनी मिल है, समस्तीपुर चीनी मिल है, सब बंद है। तो पहले क्या करेगा? खेती से भी कमाई होती थी, पहले खेती से, अब लेबर नहीं मिलता है, अब लेबर ही सब दिल्ली पंजाब चल जाता है। खाद नहीं मिलता। अभी धान पक गया, अब धान काटने के लिए लेबर नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर तक 150 कट्ठा मांगता था, अभी 300 कट्ठा मांग रहा है। एक कट्ठा काटने के लिए। जी, काट के झाड़ देगा, 300 लेगा। कहाँ से लाएगा किसान? यही लेबर है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। अभी ट्रेनों में भर के सब जा रहा है। पंजाब की तरफ जा रहे हैं। साजिश ही तो है जो मुझे लगता है इन लोगों से बात करके, क्योंकि हमारे बड़े नेता जो हैं वो साजिश ये करते हैं कि आपके यहाँ की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको हम बढ़ाते रहेंगे और ये हमारे वोट बैंक जो हैं वो बने रहेंगे। जब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाते रहिएगा तब तक ही तो सत्ता में रहिएगा। बिहार का दुर्भाग्य ये भी है कि आवाज़ उठाने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। जब आवाज़ उठती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। जयप्रकाश नारायण को आपने देखा ही, JP आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता ही चली गई और उसके बाद क्या क्या हश्र हुआ। चर्चा में जरूर वो JP है, लेकिन तब तक इतना विनाश हो जाता है, इतना विनाश हो चुका है इस प्रदेश का, जहाँ हेल्थ नहीं है, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आंकड़ों में देखिएगा GDP सबसे ज़्यादा दिखाया गया है इसी प्रदेश का। सर, GDP सबसे ज़्यादा बढ़िया दिखाया गया है इस प्रदेश का। साहब मान लीजिए कहने के लिए हो तो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति हम हैं। क्या लगता है कहने में? यहाँ सबसे भ्रष्ट प्रशासन है बिहार में। एक भी काम आपको बिना पैसे का नहीं होगा। आप 1 इंच नहीं बढ़ सकते। आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, जहाँ भी आप जाइए, पहले सलामी ठोक लीजिए तब दीजिए। इससे अच्छा था लालू जी के समय में, कुछ नेता सबका बात तो सुनता। अच्छा, सुनता था सर। हाँ। अभी तो नीतीश जी के सरकार में 10 साल से इनके जितने नेता हैं सब ये दलाली करने लगे। हाँ, सब बढ़िया घर द्वार बना लिया है इनका नेता। गांव में आपसे जानना चाहेंगे, गांव में घर बिल्डिंग मतलब ज़्यादा बन गई है? बन गई है। रहने वाले खत्म हो गए। रहने वाले सब आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे लोग यहाँ तो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, इसीलिए सब में ताला लटका हुआ है। कल को ये खंडर हो जाएगा फिर उसके बाद से बिल्डिंग ही खड़ी रहेगी। हाँ, खंडहरे होगा। खंडर ही होगा। जो स्थिति है वो खंडहरे पर 10 वर्ष के लिए रखी जाएगी। 10 से 15 साल में कोई इंडस्ट्री आप लोगों ने लगते हुए देखा है? कोई बंद होते देखा है, लेकिन लगते इंडस्ट्री बंद होते हुए देखा है, लेकिन लगते हुए नहीं था। हंसने, इस हंसी के पीछे का दर्द समझिए आप। देश के कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां नई इंडस्ट्री नहीं लगी। बिहार में कुछ भी लगा है तो वो पॉलिटिकल इंडस्ट्री है।
बिहार में कुछ भी हुआ है तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हुआ है। यही वो प्रदेश है जहां के लोगों को घर आने से पहले कोरोना में, याद कीजिए ना, नीतीश जी ने आना ही बंद कर दिया उनको कि वो कोरोना फैलाएंगे। अब सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं हमें बताने की जरूरत है। लालू जी को इसलिए कंपैरिजन कर रहे थे कि एजुकेशन में उन्होंने बीपीएससी को घुसाया। बीपीएससी अब हमारे आपके सामने ही है, भ्रष्टाचार भी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। एजुकेशन को इस तरह से ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप सोच सकते हैं क्या आज भी 2023 है, ग्रेजुएशन के लिए आपको 5 साल या 7 साल का वक्त लगेगा। यहीं के बच्चे दिल्ली जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अच्छे कट ऑफ में ये बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। डिग्री कॉलेज तक नहीं है गांव में डिग्री कॉलेज तक नहीं। ये बड़ी साजिश, मुझे तो लगता है कि बड़ी साजिश है। अब ये बताइए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कभी आप लोगों को लगता है कि इस गांव में भी बदलाव आएगा या शहर में या प्रदेश में? अभी तो नहीं, फिलहाल फिलहाल संभव नहीं, ना संभव नहीं। सिर्फ जातिवाद सब कुछ बस बस इतना ही चलता रहा। उन जातियों का कुछ भला हुआ है कि आप इतने सालों से किसी का नहीं भला हुआ, किसी का भला नहीं। किसी को झोपड़ी घर नहीं बन सका, अच्छा, अभी भी नहीं बन रहा है। पैसा जो उसको घर बनाने के लिए देता है वो वहीं ले लेता है सब। अच्छा, वहीं ले भी लेते हाँ, ईटा वाला अलग ले लगा, बालू वाला वहीं कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब ले लेता है। पेपर पे ही करो। बस पेपर पर घर बनता है। देखिए ना कहीं आप, चलिए ना, हम दिखलाते हैं। एक सच्चाई और भी आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं उनकी। उन्होंने बताया कि 4.5 लाख और 5 लाख के बीच में ये घरों के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय दिए हैं। बतलाइए ना कहाँ शौचालय क्या ठो बना है? बना नहीं ना देखिए ना, घूम करके देखिए ना। तो मैं तो गया था, 10% कहीं बना होगा तो बना होगा। सब कागज है, सब कागज पर है। पैसा लिया लोग अपना, हो गया उसका कमीशन वहीं 10% ले निकल लिया गया। अपना ऑफिस बस में। हो गया। वो मुखिया सरपंच चाहे जो हो, मिल करके बांट लेता है उधर। तो हम इसलिए चर्चा कर रहे थे कि आपको आंकड़े जो मेरे पास है वो आंकड़े हैं सुशील कुमार सिंह, जो औरंगाबाद से सांसद हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा था कि मैंने आरटीआई में एक जानकारी ली, तो यहाँ के आवासीय सचिव जो हैं उन्होंने बताया कि भैया हमें 4.5 लाख घरों के लिए जगह नहीं मिल रही है और एलिजिबल व्यक्ति नहीं मिल रहे। आप सोच सकते हैं ना कि बिहार में क्यों ऐसी दशा है। कागजों में ही शौचालय बन गए, कागजों में ही घर बना दिए जाते हैं, वहीं कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैसा भी ले लेता, सब कुछ कर देता है। आखिर इस तरह इतना भ्रष्टाचार कैसे संभव हो सकता है? यानी सिस्टम में ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर आपके पास इसलिए आएंगे कि आप मुखिया रहे और गाँव की जो दशा है, बदलाव की उम्मीद आपको लगता है कि अभी और हम कर सकते हैं और बर्बादी होंगी, बर्बादी अभी और उसके बाद लोग लौटेंगे जड़ की तरफ, लौटना ही पड़ेगा, ऐसी आशा रखता हूँ। सबसे बड़ी बात हुई, आपने अभी कहा जो विकास हुआ, मकान बना, लेकिन देहात में, मिथिलांचल के देहात में संस्कृति थी, दालान की संस्कृति और हवेली की संस्कृति, आंगन की संस्कृति। उसका मतलब हुआ करता था जो 5, 10, 20 परिवार के बीच में एक दलान हुआ करता था, सब आदमी बैठते थे उस पर, वहाँ पर आपसी समस्याओं का खुलकर चर्चा करते थे, उसका समाधान भी 80% का वहीं हो जाता था, एक दूसरे का सहयोग से। आंगन की भी वही स्थिति थी। तो एक आकर्षण था गांव में, उस दलान और आंगन का आकर्षण से आते थे। दूसरी बात, हमारा बंदा हाई स्कूल जिसमें हम पढ़े, और उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट स्कूल को भी देखा जो अच्छी अच्छी फीस लेते हैं। वर्तमान सरकारी विद्यालय को छोड़ दीजिए, उसके पढ़ाई की तुलना कहीं से नहीं हो सकती है प्राइवेट विद्यालयों से, जो ऊंची फीस लिया करते हैं, और वहाँ से अच्छे अच्छे योग्य छात्र निकला करते थे, समर्पित शिक्षक थे। हमारे अभिभावक जो ऊँटा छाप थे वो शिक्षकों का सम्मान करते थे। और मेरे गांव में तो कई गांव के बच्चे रह करके पढ़ते थे, जो सगे संबंधी थे वो लोग,
और जब 10वां तक कोई बच्चा मेरे साथ है, इस समाज के बीच में वो पला बढ़ा, उसका आकर्षण स्वाभाविक है, अपनी धरती अपनी उसको धरती, पुकारेगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं उसी संस्कृति से हूँ, ये मोह नहीं जाता है। लेकिन हमारे बच्चे जो जिनको पढ़ाने के लिए गांव के लोग बाहर में जाकर के रहते हैं, शहर में वहाँ पढ़ाते हैं, उनके लिए समाज का क्या मूल्य है, समाज का क्या स्वरूप उन्होंने और देखा? समाज का योगदान भी उसके लिए क्या है? क्या है? उसे क्या पता कि ये धीरे धीरे ये देहात उजड़ता जा रहा है और शहर आबाद नहीं हो रहे हैं, शहर इस भारी भीड़ से बर्बाद हो रहे हैं। और राजनीतिक लोगों का जहाँ तक प्रश्न है, तो उनका हस्तक्षेप तुम्हारे चूल्हे तक हो चुका है। चूल्हे तक हो चुका है। हाँ, हर जगह हो चुका है। लेकिन महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं करते। वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। क्या वो न्याय दिलाएंगे? तो सत्ता में रहना ही उनका आरक्षित होता है ना। कोटा के व्यक्तियों का, जी, आरक्षित कोटा के व्यक्तियों, उसमें देखें जो किस जाति ने सबसे ज्यादा ये लिया, जिसको अब आरक्षण की जरूरत है बाहर कर दें, आर्थिक आधार और जो सबसे लगाओ। नीचे हैं उनको ऊपर लावे, अगर ईमानदार हैं तो। और ये साजिश नहीं तो कि शिक्षा के मामले में साजिश है, आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए। क्योंकि जो संपन्न वर्ग है, वही आरक्षित कोटे के जो संपन्न वर्ग हैं, वही तो। अगर यहाँ पर देहात की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जी। तो ये बच्चे उनके बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाँ। और वो बच्चे उनके जो हैं, इतना लाड़ प्यार से और इतना सुख सुविधा में पले बढ़े हैं, वो कहाँ से इन देहाती बच्चों में वो Compete कर सकेंगे? पाएंगे। कहीं नहीं कर पाएंगे। तो उनको भय है हमसे कि हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, देहात में अच्छी पढ़ाई होगी, तो फिर फिर वो कहीं टिकने नहीं देगा। वही साजिश है, हमको खिचड़ी खिला करके ठगते, ये सब ठगना है। पोशाक दे करके ठगते पोशाक हैं, दे के ठगते हैं। ये सब ठगना है। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, भीख मांग करके। हमारे यहाँ का एक बैकवर्ड कम्युनिटी के आदमी डबल एमए की, और वो शिक्षक भी थे बंदा हाई स्कूल में, वीरचंद्र साहू उनका नाम था, और पढ़ लिया उन्होंने, और अभी खिचड़ी खिला। ब्राह्मण से पढ़ाया उनको। अब जब स्थिति है, जातिवाद बिहार के संस्कार में घुल गया हो है, गया है। यहाँ की मिटेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे एक चीज और आपको बता दें, जातिवाद की हम बात भी करते हैं। यही मिथिलांचल है जहाँ दुर्गा पूजा खत्म हुई है। अभी बता रहे थे कि मुसलमान महिलाएं आती हैं और माता की पूजा करती हैं। हाँ, मुसलमान खोज मुसलमान महिलाएं आती हैं, वो छठ करती हैं। ये भी जातिवाद के जहर इस कदर इस यहाँ बो दिया गया कि जिसे वरना बहुत ही मुश्किल है। अभी प्रशांत किशोर को कैसे किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? प्रशांत किशोर अभी एक प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जातिवाद है। अगर प्रशांत किशोर ने इस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो मैं मानूंगा कि वो आज राजनीति के युग पुरुष हैं। और बिहार की राजनीति में अगर किसी ने कोई परिवर्तन लाया, जयप्रकाश नारायण को सम्मिलित करते हुए ये बात मैं कह रहा हूँ, तो वो प्रशांत किशोर ही प्रमाणित होगा। अरविंद केजरीवाल एक नए प्रयोग के तौर पे आए दिल्ली। जब आए थे तो वही सत्ता में थे नहीं, अचानक निकल के आए। तो वो मूवमेंट कहीं दिख सकता है क्या भ्रष्टाचार के लिए, या अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है? दिल्ली, वहाँ बुद्धिजीवियों का जमावड़ा है। अच्छा, वहाँ के लोग बातें सुनते हैं, समझते हैं। और बिहार में जो देहाती क्षेत्र है उसकी संख्या अधिक है, वहाँ के वोटर्स के बीच में जातिवाद है, वहाँ संप्रदायवाद है, वहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, इसलिए उतनी आसानी से माने समझाना उतना रास्ता आसान नहीं है। नहीं। और प्रशांत किशोर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, हर वर्ग तक पहुँच रहे हर हैं। वर्ग तक, जी, हर वर्ग को समझाने की कोशिश समझाने की कोशिश वो कर रहे हैं। उनकी कोशिश यदि सफल हुई तो बिहार के लिए ये सौभाग्य होगा। देखिए, हम प्रयास इसलिए करेंगे कि हमें एक युवा का भी रिएक्शन लेना चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं? वो भी बहुत संघर्ष के बाद ही नौकरी मिली होगी, प्लस किसान सलाहकार भी बने होंगे। बीएससी एग्रीकल्चर है अच्छा, और उसके बाद किसान सलाहकार के पद पर है। सैलरी कितनी है मात्र 13,000। बताइए? बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें खर्च कितना आया होगा एजुकेशन लेने के लिए? तो शुरू से पढ़ाई का जो खर्च है आप जानते ही हैं, और फिर इतना कंपटीशन, वहाँ एडमिशन के लिए भी कंपटीशन। वही इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन जो है हाँ,
कंपटीशन है, उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, लाखों के एक्सपेंसेस, तो उसको हाँ। सर्टिफिकेट लेने में लगता है। लेने में लगता कहाँ से किए थे? है मेरठ। मेहनत से करने के बाद लाखों रुपए लगाए होंगे, हाँ, फिर उसके बाद नौकरी, घर चलता कैसे 13,000? और कुछ एग्रीकल्चर करते हैं घर पर, अपने खेती करते खेती हैं। करते हैं। हाँ, आउटसाइड। तब से लेकर अब तक कितना फर्क आपको लग रहा है? क्या यहाँ गांव में रहना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं। नहीं। नहीं, अपने माता पिता के सेवा के लिए ही गांव में है। यदि कहीं बाहर चले जाएं तो फिर माता पिता का सेवा कौन करे, ध्यान कौन करेगा? इसलिए बस गांव में है तो कुछ आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे क्या, आपको लगता है वो रह पाएंगे? क्योंकि आपको जब इतना संघर्ष खुद से करना पड़ रहा है कि फिर बहुत सारी चीजें कम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। नहीं, इस स्तर से नहीं। नहीं ना? नहीं। सर आपसे काफी कुछ चर्चाएं हुई है, कमर दर्द करने लगी। आप मुझे बताइए कब बदलेगा बिहार? बिहार पूरे देश में बिहार से ही बदलाव शुरू होता है। जरूर बदलाव होगा, आशा है, उसी आशा पर जी रहे हैं। होगा कब तो ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले जरूर जानेंगे, और आपको भी जानने की जरूरत है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखेंगे, समझेंगे कि बिहार का दर्द, खासकर उत्तर बिहार का दर्द इसलिए है कि कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर दूं कि मैं जब पीएमओ कवर करता हूँ, पार्लियामेंट कवर करता हूँ, बड़ी बड़ी बहस को सुनता हूँ, बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ, बड़ी बड़ी योजनाओं की चर्चाओं में शामिल होता हूँ, फिर मुझे लगता है कि आखिर ये हमारे साथ, यानी बिहार में, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ, समस्तीपुर से ही हूँ, मेरी जन्मभूमि है, तो ये बिहार के साथ त्रासदी क्यों है? सालों से बाढ़ आती है, हर प्रदेश को बाढ़ आने से पहले सजग कर दिया जाता है। लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को दिया जाता है, तेलंगाना को दिया जाता है, कर्नाटका को दिया जाता है, आखिर बिहार को क्यों नहीं दिया है? यहाँ नेपाल से पानी जब छोड़ा जाता है तो ये सब सारी चीजें बह जाती है 6 महीने तक, सड़क पे जीने को मजबूर होते हैं, कितनी संपत्तियां बर्बाद होती है पूछिए मत। आखिर इतनी बड़ी साजिश सालों से होती रही, सब कुछ होता रहा, और केंद्र भी सोई रही, राज्य सरकार तो सिर्फ सत्ता के लिए है। यहाँ बाढ़ तब आती है जब सरकार चाहती है, और बाढ़ में जो खर्चे होते हैं उसका ऑडिट नहीं होता, आप जानते हैं। ये साजिश कब तक बिहारियों के साथ होता रहेगा? खासकर उत्तर बिहार के लोग हैं उनके साथ होता रहेगा। इन सवालों के जवाब जब भी मिले, लेकिन मेरे जहन में ये था कि मैं आपको बताऊं कि बुजुर्ग जिनके अपने कमाने के लिए बाहर चले गए, अब इनके सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। ये अकेलापन में जीने को मजबूर हैं। जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी शहर में जाके ले आने लगे हैं। लाखों की संपत्ति यहाँ पड़ी हुई है, उसमें सांप, छुछुंदर और दूसरे मच्छर आ रहा है। तो ये साजिश खत्म होनी चाहिए, यही गुजारिश है मेरी। आप देखते रहिए, आप कमेंट भी करते रहिएगा और बताते रहिए।